चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक दल के खेमे हैं उनमें हलचल और सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ में नेता जो है एक दल बदल कर दूसरे में जा रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे दल हैं जिनका वर्चस्व घटता हुआ नजर आ रहा है। और एक ऐसा दल धारा 370 की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ जिसको अपनी पार्टी का नाम दिया गया, जहाँ पर तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने हामी भरी और कहा कि हम अपनी पार्टी बना रहे हैं और अपनी पार्टी में ही आपको अपनापन मिलेगा। लेकिन मेरे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ वकील अनिल जी हैं और अनिल सेठी जी ने हाल ही में अध्यक्षा जो है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में पीडीपी का दामन थामा है। अहम सवाल ये है कि आखिरकार जहां पीडीपी टूट की कगार पर है वहां पर मजबूती देने के लिए अनिल जी कैसे आ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक ऐसी पार्टी है जहां पर लगातार जो इनके जो कोर मेंबर्स थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो पार्टी से हट रहे थे, दामन छोड़ रहे थे, लेकिन आपने क्यों पीडीपी को ही चुना? पॉलिटिक्स मेरे विचार में सिर्फ पावर के लिए नहीं ज्वाइन की जाती, या सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन की जाती, शुरू की जाती कि आप आने वाले समय में अपने आप को किसी कुर्सी पर, किसी पद पर, किसी ऊंचाई पर देखते हैं। वकालत की मैंने 30-31 साल, उसके बाद सोच आई कि मुझे समाज में अपना योगदान देना चाहिए, अपनी सेवा करनी चाहिए। कैसे देना चाहिए, सब दलों की तरफ मुड़ के देखा, लेकिन लगा कि पीडीपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो कि सोशल जस्टिस की बात करती है, जो इक्वलिटी की बात करती है, जो सेकुलरिज्म की बात करती है। सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज़ है जो आज की तारीख में अपने मायने खोता जा रहा है, बहुत हद तक खो चुका है। यहाँ हर जमात का स्वागत है, करते हैं, हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है और मौका दिया जाता है इनको आगे बढ़ने का, जिसका पहला सबूत मैं हूँ। इससे पहले भी जम्मू में पीडीपी के कई कद्दावर नेता निकले हैं। बाजवा साहब थे और कई नेता थे। बाजवा साहब को मुफ्ती साहब ने पहले मौके में ही राज्यसभा में भेज दिया था। अगर पीडीपी का मंशूर जो है वो कम्युनल होता या कश्मीर सेंट्रिक होता तो वो कश्मीर के किसी बंदे को राज्यसभा में भेजते, ना कि जम्मू के एक लीडर को। उसके बाद जम्मू में कई तरह के लोगों ने पीडीपी ज्वाइन की। इसमें बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, अभी भी पीडीपी में शामिल हैं। तो ये कहना शायद एक ओवर स्टेटमेंट है कि पीडीपी की पोजीशन आज की डेट में ख़राब है या ख़राब हो रही है या ख़राब हो चुकी है। मैं नहीं मानता इस पर। आपने कहा कि ये सत्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, वो महबूबा मुफ्ती ने भी खुद ही क्लियर कर दिया है कि मैं पावर हंग्री नहीं हूँ, सीएम की कुर्सी का मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर भाजपा के नेताओं से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि धारा 370 जिसके वर्चस्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए तमाम ये नेता पीडीपी के लड़ रहे हैं, वो तो कब्र में दफन हो चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है। आप एक वकील है, उस दायरे से आपको लगता है कि धारा 370 वापस आ सकता है लीगल प्रोसेस से? एक वकील हूँ इसलिए आपको ये कहता हूँ कि ये कहने से परहेज़ करें कि ये दफन हो चुका है, ये मर चुका है। मसला विचाराधीन है, अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। इस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित बात है। और इसके बारे में लोगों के ओपिनियन मांगना कि क्या फ़ैसला होगा या कैसे फ़ैसला हो सकता है, या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा या हक़ में फ़ैसला होगा, या ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के उनके ओपिनियन मांगना, दिस इज़ एंटीथेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। और ऐसा करने से मैं बजाते खुद कहता हूँ कि मुझे गुरेज करनी चाहिए, आप मीडिया को भी गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि मसला उच्चतम न्यायालय के पास अभी पेंडिंग है। फ़ैसला जिधर भी जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सेठी साहब, ये भी एक बात है कि जब डीडीसी के चुनाव हुए थे, गुपकार डिक्लेरेशन का गठन ही इसलिए हुआ था कि 370 को बचाना था। वो कह रहे थे कि आखिरी जंग तक लड़ेंगे। तब जम्मू कश्मीर की आम जनता आज ये सवाल कर रही है, या फिर मैं कहूँ भाजपा के नेता भी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है, वो कह रहे हैं कि जब
चुनाव आपको लड़ने थे, जब पूरी तरह से आपको जीत की ओर अग्रसर होना था, उस समय आपने कहा 370 बचाएंगे, लेकिन जो मामला आप खुद ही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में है, तब गुप्कार डिक्लेरेशन के नेताओं ने उसका जिक्र क्यों किया जम्मू कश्मीर की जनता के आगे कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपके लिए आगे आएंगे? आवाज़ उठाना और उस अपने हक की लड़ाई को लड़ना, इसमें कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। ये कहना कि हम 370 को वापस रिस्टोर कराएंगे, 35A को रिस्टोर करवाएंगे, किस तरीके से कराएंगे? किसी ने ये नहीं कहा गुप्कार डिक्लेरेशन में कि हम कोई अनडेमोक्रेटिक तरीके से या इलीगल तरीके से या ज़ोर ज़बरदस्ती से या लड़ाई झगड़े से करवाएंगे। जो भी अपना पक्ष पार्टी रखेगी वो उच्चतम न्यायालय के सामने रखेगी, फिर उनका फ़ैसला जो भी आए। आप मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल या 12 साल पहले क्या किसी के ख्वाबो ख्याल में दिमाग में था कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट की द्वारा परमिट किया जाएगा? नहीं था, लेकिन न्यायालय है, उनका फ़ैसला किसी भी तरफ जा सकता है। अब ये सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पिछले 20-25 सालों से किसी के सोच भी नहीं बनती थी कि ये फ़ैसला इस तरह का आएगा। अब न्यायालय में मसला विचाराधीन है, वहाँ क्या पक्ष रखे जाते हैं, किस तरफ फैसला जाता है, ये इन बातों का इंतज़ार करना चाहिए और संयम बरतना चाहिए उस पर कमेंट करने के बजाय। जहाँ एक तरफ महबूब मुफ्ती को पूरे देश में विरोध का सामना करना पड़ता है, बहुत से ऐसे बयानात उन्होंने दिए हैं, चाहे पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए, इस तरह की बातें, तो आपको नहीं लगता कि जम्मू में आपको भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप उन्हीं की मौजूदगी में पीडीपी में शामिल हुए हैं? Opposition to an ideology which I may have is welcome. डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि अपने ख़िलाफ़ के विचारधारा वाले बंदे के साथ हम बैठ के बातचीत करें, आइदर कन्विंस और बी कन्विंस, दैट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये बात कहना कि हम बात करते हैं, तो बात करने का अधिकार तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारी सोसाइटी अधिकार देती है, हमारा समाज अधिकार देता है अपनी बात को आगे रखने का। उस अधिकार को छीनना नहीं चाहिए। अधिकार का छीनना जो है वो बड़ा कष्टदायक है। केंद्र सरकार का ये तर्क रहता है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि लगातार वकालत करती रही हैं कि रिश्तों में मजबूती लानी चाहिए। वाजपेयी साहब का जिक्र करती रही हैं कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन केंद्र का जो नेतृत्व है वो लगातार ये कहता है कि एक तरफ से पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता है, आतंकवाद यहाँ पर भेज रहा है, ड्रोन उनके माध्यम से भेजे जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप बातचीत की वकालत करेंगी तो पूरे देश में आपको नहीं लगता कि इसी तरह के विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे? बातचीत किस सरकार ने नहीं की है? क्या यूपीए सरकार ने बातचीत नहीं की? क्या एनडीए सरकार ने बातचीत नहीं की? क्या इस सरकार ने बातचीत नहीं की? मोदी साहब जब एयर ड्रॉप हुए वहाँ पे शादी में, तो क्यों गए थे अगर इतने हॉस्टाइल थे? बातचीत अभी भी जारी है। बातचीत का सिलसिला बैक चैनल से चल रहा हो या डायरेक्ट चैनल से चल रहा हो। ज़िंदगी में कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मसला हो, कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, बातचीत से ही हल होता है। और जब आप बात करना बंद कर देते हो अपने से अलग राय रखने वाले से, जब आप बातचीत का रास्ता बंद कर देते हो, उसको रिप्रेशन कहा जाता है। उससे एक वायलेंस की और एक रिजेंटमेंट की भावना उत्पन्न होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए और केंद्र सरकार भी ये मान चुकी है कि बातचीत से ही मसले हल होंगे। इसीलिए उन्होंने सब पार्टियों को बुलाया था, इसीलिए बातचीत का रास्ता खोला उन्होंने। हालांकि ये एक कानून की लैंग्वेज में इसको पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कहते हैं कि फ़ैसला कर लिया, अब बोलो हमें क्या कहना है। ये बातें पहले होनी चाहिए थी ताकि इतना रिजेंटमेंट ना होता या इतनी हल्ला ना होता इस बात पे। ये बात पहले करनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं की? क्या जल्दबाजी थी? अब जो बुला के पूछ रहे हो कि 370 पे बात करो, अब ये बात कर रहे हो कि डिलिमिटेशन पे बात करो, 35A पे बात करो, ये बातें पहले करनी चाहिए थी। सियानापन उसी में होता, लेकिन नहीं की गई। और मेरा ये मानना है कि जब तक मसला कोर्ट में है तब तक बातचीत का दायरा भी जो है वो
बंद रखना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में अगर शामिल नहीं हुई, क्योंकि एक तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पीडीपी है, यही दो राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा कि हम नकार रहे हैं और पूरी तरह से कहा कि प्री प्लान्ड मैनर में पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो होना है वो निर्धारित कर दिया है। तो यहाँ पर भी भाजपा के नेता कहते हैं कि लोकतंत्र की दुश्मन बन रही हैं और पूरी तरह से ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो अगर 7 सीटें बढ़ती हैं। भाजपा की लोकतंत्र की परिभाषा वही है जो उनको सूट करती है। जी। वो डेमोक्रेसी को उसी ऐनक से पढ़ते हैं और देखते हैं जिससे उनका अपना फ़ायदा हो, उनका अपना एजेंडा कामयाब हो। वो डेमोक्रेसी नहीं है। और ये कहना कि पार्टीज़ ने बायकॉट किया डिलिमिटेशन का, डिलिमिटेशन क्या है, ये एक मजाक था। चूँकि कुछ लोग आए सेंटर से, एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 5-5 10-10 मिनट के लिए आपने लोगों से बात की है और जो लोग बात करके आए हैं वो पछता रहे हैं। आपने सबका रिएक्शन सुना। लगता था कि एक टॉकिंग टू द वॉल काइंड ऑफ सिचुएशन थी। यू आर हिटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल। उसको अवॉइड करना, इट वॉज ए better and saner decision. There was no occasion to have talked to them because nothing was likely to come out of that. आखिरी सवाल करूंगी, कानून के जानकार है तो एक तर्क ये भी रहता है नेताओं का जो केंद्र के नेतृत्व है, और अमित शाह जब सदन के पटल से सबको संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा था अब धारा 370 का जो सभी खंड है वो लागू नहीं होंगे। वहाँ पर एक तर्क दिया जाता था उनके द्वारा कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा टेम्पररी तौर पर इस प्रोविज़न को लगाया गया था और अब परमानेंट तौर पर रामनाथ कोविंद जी द्वारा इसको हटाया गया है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा से पहले पारित हुआ है, उसके बाद वो लोकसभा में गया है और ये पूरी तरह से देखा जाए तो पहले विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया गया जो राज्यसभा में थे, उसके बाद लोकसभा में बिल पारित हुआ और उसके बाद कैसे पीडीपी के अध्यक्षा बार बार ये कह सकते हैं कि हम वापस लाएंगे। ये जिस तरह से इस पर डिबेट हुई, जिस तरह से गवर्नर साहब की पावर एक्सरसाइज की होम मिनिस्ट्री ने, आपने सुना होगा अमित शाह जी ने कहा कि उन पावर्स के तहत जो कि मुझ पे निहित हैं बतौर होने गृह मंत्री या बतौर होने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं ये पावर एक्सरसाइज करता हूँ। तो जम्मू कश्मीर असेंबली की पावर गवर्नर में, गवर्नर साहब ने अपनी पावर डेलीगेट की होम मिनिस्ट्री में और एक बंदे ने उठ के कोर्ट पार्लियामेंट में बयान दे दिया। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की, आवाम की, चुने हुए नुमाइंदों की बात कहाँ थी? वो तो एक हाईजैक्ट सा प्रोग्राम लग रहा था। यानी आप कहते हैं कि 70 साल का जो भाजपा का एजेंडा था उन्होंने वो पूरा किया, जनता की बात नहीं सुनी। जनता की बात अब सुनी जा रही है, सुनवाई की जा रही है। इट वॉज डन इन ए हश हश मैनर एंड इट वॉज ए प्लॉय टू गेट ए पॉलिटिकल किक। पॉलिटिकल किक देने में वो माहिर हैं, गाहे बगाहे देते रहते हैं जिससे उनका सर्वाइवल बना रहता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे वो फेलियर हैं। जहाँ मजबूती कैसे देंगे, क्योंकि पीडीपी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। आपको लगता है कि कौन सी ऐसी कड़ी आप जोड़ेंगे कि इस पार्टी को फिर से मजबूती मिले, क्योंकि आगे चुनाव है। चलिए आपने डिलिमिटेशन में पूरी तरह से भागीदारी नहीं ली, वो आपका अपना एक डिसीजन था, लेकिन चुनाव है और पार्टी का कैडर मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है अगर चुनावी मैदान में उतरना हो। वोटों के लिए भी और प्रचार के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए काम आता है। तो कौन सी ऐसी कड़ी जोड़ने वाले हैं कि आप पर एक बहुत भरोसा किया? और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और कहा था कि बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत एक नज़दीकी संबंध रहा है। तो ऐसी कौन सी चर्चा हुई थी आपसे कि जब आप यहाँ पर शामिल होने लगे थे तो वो बातें आपने रखी कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं मजबूती देने के लिए तैयार हूँ? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं ये कर लूँगा या मैं वो कर दूँगा। मैं एक आम सिपाही बना हूँ पार्टी का और मेरे ऊपर लीडर बैठे हैं। मैं जूनियर मोस्ट हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ। मैं इनसे सीखूँगा, इनके साथ शाना बशाना चलूँगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है पहुँचाऊँगा, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचती है पहुँचाऊँगा। जो लोग मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे। कानूनी सलाह देंगे?
कानूनी सलाह क्यों नहीं दूंगा? कानून तो मैं रन्स इन माई ब्लड। वी टीच एंड प्रीच लॉ विद एवरी ब्रेथ। कानूनी सलाह की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलिए, ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें भाजपा ने पूरी तरह से टैग लगा दिया कि राष्ट्र विरोधी है, और भाजपा खुद को सर्टिफिकेट दे चुकी है कि राष्ट्रभक्त वो है। तो वो चीज़ें, वो भ्रम की राजनीति जो भाजपा करती आई है, उसको कैसे समाप्त करेंगे? कोई आपके पास आइडिया है अभी किस तरह से सोच रहे हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि एक भ्रम की राजनीति है। आप खुद मानती हैं ये बात। एक भ्रम क्रिएट किया जाता है, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि सिर्फ हम नेशनलिस्ट हैं, बाकी जो भी हमारे ख़िलाफ़ जो बात करेगा वो एंटी नेशनल है। अब नेशनलिज्म की परिभाषा जो है बीजेपी तय नहीं करेगी। वो हमें पता है कि हम नेशनलिस्ट हैं या नहीं हैं। कांग्रेस को पता है वो नेशनलिस्ट है कि नहीं, एनसी को पता है कि वो नेशनलिस्ट है कि नहीं। वाई शुड वी लुक एट बीजेपी फॉर ऑल द टाइम्स, एट ऑल द ओकेजन्स टू से कि आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए नेशनलिज्म का? नो, दे आर नोबडी। उनकी डेफिनेशन पे कोई नेशनलिस्ट नहीं होगा, कोई एंटी नेशनल नहीं होगा। जो नेशनलिस्ट या एंटी नेशनल है वो अपनी विचारधारा खुद की है उसकी। वी डोंट लुक फॉर ए सर्टिफिकेट फ्रॉम बीजेपी एट ऑल टाइम्स कि आप बताइए कि हमें नेशनलिज्म क्या सर्टिफिकेट दीजिए। ये गलत बात है। और इस तरह की विचारधारा, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की विचारधारा को एनकरेज ना करें, और ना ही किसी के कहने बहकावे में आएँ, ना ही पीडीपी को एंटी नेशनल प्रोजेक्ट करें, या एंटी जेएंडके प्रोजेक्ट करें, या एंटी जम्मू प्रोजेक्ट करें। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बड़ी गूढ़ अध्ययन किया है पीडीपी की विचारधारा का और इनके एजेंडाज़ का, और इनके चलने के तरीका मैंने देखा है पिछले 2002 से लेकर आज तक। ऐसी कोई बात पीडीपी की विचारधारा में या कॉन्स्टिट्यूशन में या मंशूर में नहीं है। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर अनिल जी हमारे साथ थे, कह रहे कि वकालत में सीनियर हूँ लेकिन राजनीति में जूनियर हूँ, सीखने के लिए आया हूँ और कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर भी सलाह देने के लिए सक्षम हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही पीडीपी को मजबूती जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। चुनावी सरगर्मियां तेज़ है। महबूबा मुफ्ती खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्टी के कैडर को मजबूत करने की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है उन पर। उनका दौरा यही पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहा था जो जम्मू में हुआ था। आप यूँ हमारे से बने देखते रहे न्यूज़ नाउ जम्मू से।